अगर मैं आपसे कहूं कि किसी ने सिर्फ 2 पिज्जा 4200 करोड़ रुपीस में खरीदे थे, तो आप क्या कहोगे? आई नो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट डू नॉट वरी, हम ऐसी स्टोरीज और इससे रिलेटेड और मनी फैक्ट्स आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी वगैरह है क्या, क्योंकि ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। क्रिप्टो करेंसीज को समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 24 मार्च 2021 को इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था कि वो अब टेस्ला कार के लिए बिटकॉइन से भी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे और उस अमाउंट को वो बिटकॉइन में ही रहने देंगे और नॉर्मल करेंसी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और क्रिप्टो करेंसीज को समझना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाइना सबसे पहला देश बन गया है जिसने खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। यानी चाइनीज गवर्नमेंट को भी लगता है कि डिजिटल करेंसी वर्ल्ड फ्यूचर है। सो डू नॉट वरी, इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत ही सिंपल बच्चों की भाषा में समझाने के लिए कोशिश करूंगा। बट इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, लेट मी इंट्रोड्यूस कॉइनस्विच कुबेर, जिन्होंने ये वीडियो भी स्पॉन्सर की है। कॉइनस्विच कुबेर एक ट्रस्टेड क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसके मिलियंस ऑफ यूजर हैं वर्ल्ड वाइड। इस एप्लीकेशन की मदद से हम सिर्फ 100 रुपए में भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं और वो भी सिर्फ एक ही क्लिक से, जस्ट लाइक Amazon एंड स्विगी। कॉइनस्विच से रिलेटेड वीडियो के एंड में हम बाकी बातें करेंगे, बट अभी हम फोकस करते हैं क्रिप्टो करेंसी पर। क्रिप्टो करेंसी को समझने के लिए हम पहले पैसे समझते हैं। पैसे का नॉर्मल मतलब है वैल्यू, यानी अगर किसी ने आपके लिए काम किया तो इसका मतलब है कि उसके काम ने आपके लिए वैल्यू क्रिएट करी और जिसके बदले आप उसे पैसे देंगे। अब ये इंसान उस पैसों को यूज कर सकता है और किसी से वैल्यू लेने के लिए या कोई सामान खरीदने के लिए। जब करेंसी नहीं थी तो पुराने जमाने में वैल्यू को एक्सचेंज करना बहुत ही अजीब था। अगर आपको मुझसे एप्पल चाहिए और मुझे आपसे राइस चाहिए तो हम दोनों इस एप्पल और राइस को एक्सचेंज कर सकते हैं। हम दोनों खुश होंगे इस डील से क्योंकि हम दोनों की समझ से हम दोनों ने एक दूसरे को सेम वैल्यू के राइस और एप्पल दिए हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको मुझसे एप्पल चाहिए ही ना हो, इसका मतलब है हमारी डील नहीं होगी। इस वैल्यू एक्सचेंज को इम्प्रूव करने के लिए नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें गोल्ड एक्सचेंज होने लगा। यानी अब अगर आपको मुझसे एप्पल चाहिए तो आप मुझे उस एप्पल्स के अकॉर्डिंग गोल्ड दे दोगे जिसे मैं कहीं और यूज कर सकता हूँ। ये थोड़ा बेटर सिस्टम था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स थी और वो ये थी कि गोल्ड कैरी करना मुश्किल था और साथ में किसी को अगर थोड़ा ही सामान चाहिए तो गोल्ड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना भी मुश्किल था। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंसी सिस्टम चलाया गया, यानी हम अपना गोल्ड गवर्नमेंट या अथॉरिटीज के पास रख देंगे और उस गोल्ड के बदले हमें प्रॉमिसरी नोट दिए जाएंगे, यानी रुपए नोट्स दिए जाएंगे। तो अब गोल्ड के बजाय इन नोट्स को कैरी करना और भी आसान था और साथ में हमें गोल्ड को टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि नोट्स में अलग अलग नंबर्स लिखे थे जो कि अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करते थे। ये सिस्टम ठीक चल ही रहा था कि 15 अगस्त 1971 में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया। डिसीजन ये था कि यूएस के 37वें प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड और डॉलर का बॉन्ड तोड़ दिया। इससे पहले तक गवर्नमेंट उतने ही नोट छाप सकती थी जितना कि गोल्ड उनके पास एक्चुअल में था, लेकिन इस डिसीजन के बाद सब कुछ ही बदल गया। अभी तक हम सबको विश्वास था कि हमें जो भी नोट्स दिए जा रहे हैं उतना गोल्ड एक्चुअल में गवर्नमेंट के पास है, यानी हमें गोल्ड में विश्वास था। पर 1971 से हमें सिर्फ गवर्नमेंट पर विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि वो एक कागज में लिख के दे रहे हैं कि इस कागज की वैल्यू 2000 रुपए है। अब पिछले कुछ सालों में इन पैसों को इलेक्ट्रॉनिक भी किया गया, यानी हम डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर कर सकते थे। इसका कॉन्सेप्ट भी सेम था। हम विश्वास कर रहे हैं गवर्नमेंट में कि अगर वो कह रहे हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं तो एक्चुअल में हम उन 1 लाख रुपए का सामान ले सकते हैं। और गवर्नमेंट विश्वास कर रही है अपने कंप्यूटर्स में कि उसमें कोई एरर नहीं आएगा और सबका हिसाब किताब ठीक चलेगा। अब इस टाइप ऑफ करेंसी में कुछ लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी कि सारा कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड है, यानी गवर्नमेंट के पास है। अब कई लोग सोचेंगे कि यार हमें क्या फर्क पड़ता है कंट्रोल कहीं भी हो, लेकिन ये एक्चुअल में इश्यू है। गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट्स बना सकती है जिसमें लिखा हो कि इनकी वैल्यू 2000 रुपए है या 500 रुपए है या 100 रुपए है। अब इमेजिन कीजिए कि एक देश में सिर्फ 10 लोग हैं और आपने बहुत ही मेहनत करके 1 लाख रुपए कमाए हैं। अब उस देश की गवर्नमेंट सबको 1 लाख रुपए के नोट दे दे तो आपके 1 लाख की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। ये एक्सट्रीम केस एक्चुअल में वेनेजुएला में हुआ है, जहां पर गवर्नमेंट ने इतने ज्यादा नोट छाप दिए थे कि सब नोट्स की वैल्यू ही खत्म हो गई थी। लोग नोट्स को काउंट करने के बजाय उसे वे करने लगे थे, यानी तोलने लगे थे। एक टॉयलेट पेपर इतने नोट्स का मिल रहा था, एक पनीर का टुकड़ा इतने नोट्स का मिल रहा था। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि सारी पावर सेंट्रलाइज्ड है, गवर्नमेंट के पास है और वो हमारे नोट्स को बंद भी कर सकती है और जितने चाहे उतने प्रिंट भी कर सकती है। 2009 तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा।
पावर सेंट्रलाइज्ड से हटा के डिसेंट्रलाइज्ड कर दी जाए, यानी जैसे इंटरनेट से हुआ था कि अब इंफॉर्मेशन सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरी ही कंट्रोल नहीं कर सकती, बल्कि ये इंफॉर्मेशन सबके पास होगी। लेकिन 2009 में एक पेपर पब्लिश किया गया जिसके ऑथर थे सतोशी नाकामोटो, और उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया और बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दी। आज तक किसी को नहीं पता सतोशी नाकामोटो है कौन। एक इंसान है, एक ग्रुप है, एक लड़का है, लड़की है, कुछ नहीं पता। 2009 से 2011 तक इस नाम से बहुत से पोस्ट इंटरनेट में छपे, लेकिन 2011 के बाद सतोशी नाकामोटो गायब हो गए, लेकिन बिटकॉइन अभी तक चल रहा है। एनीवेज, सवाल ये है कि सतोशी नाकामोटो ने क्या सोल्यूशन दिया करेंसी को मैनेज करने का। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो किसके पास कितने पैसे हैं, यानी कितने बिटकॉइंस हैं, ये इन्फॉर्मेशन एक गवर्नमेंट के सर्वर के पास नहीं बल्कि बहुत सारे सर्वर में होनी चाहिए, ताकि किसी एक आदमी या एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इसका कंट्रोल ना हो। दूसरा पॉइंट ये था कि कोई भी कभी भी सारी ट्रांजैक्शन को देख पाएगा, यानी ये तो देख लेगा कि कितने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख पाएगा कि किसने किसको पैसे ट्रांसफर किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लॉकचेन की वेबसाइट में देखो तो आप ये लाइव ट्रांजैक्शन देख सकते हो कि कितने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने टाइम पर हो रहे हैं और उसकी बिटकॉइन में वैल्यू कितनी है। अगर हम किसी एक लिंक को क्लिक करें तो हम देख सकते हैं कि किसी एक नंबर से दूसरे नंबर में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन हम लोगों की आइडेंटिटी नहीं देख सकते कि एक्चुअल में किस इंसान ने इन पैसों को ट्रांसफर किया है। नेक्स्ट दो बड़े सवाल जो हमारे मन में आ सकते हैं वो ये हैं कि बैंक में तो हमें पता है कि वो एक क्लोज्ड सिस्टम है, इसलिए उसे हैक करना मुश्किल है, लेकिन इस ओपन सिस्टम को हैक करना तो आसान होगा। और दूसरा सवाल कि बैंक में तो सब ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट अपडेट करती है, लेकिन इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन को कौन अपडेट करेगा। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सिस्टम हैक ना हो, इसके लिए सतोशी नाकामोटो ने दो सोल्यूशन निकाले थे। एक तो ये है कि ये सारे रिकॉर्ड्स एक साथ बहुत से कंप्यूटर्स में मेंटेन है, इसलिए किसी हैकर को सिर्फ एक नहीं बल्कि सारे सर्वर्स को एक साथ अटैक करना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल है। दूसरा एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो सतोशी नाकामोटो ने दिया था वो था प्रूफ ऑफ वर्क, यानी मान लीजिए कि अभी आप मुझे एक बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं तो उसी वक्त मुझे एक बिटकॉइन नहीं मिलेगा। इसके लिए 2-3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो आपकी ट्रांजैक्शन अनकन्फर्म्ड में जाएगी, यानी अभी मुझे अमाउंट नहीं मिला है। सेकंड, कुछ लोगों को एक पजल सॉल्व करनी पड़ेगी और वो पजल सॉल्व करने के बाद ही हमारी ट्रांजैक्शन अप्रूव होगी और मुझे एक बिटकॉइन मिलेगा जो आपने मुझे ट्रांसफर किया था। अब आप बोलोगे कि ये पजल क्या बेकार की चीज है और कोई हमारे लिए पजल सॉल्व क्यों करेगा। एक्चुअली सतोशी नाकामोटो चाहते थे कि अगर कोई बहुत ही अच्छे लेवल का हैकर आ जाए जो कि एक साथ सारे सर्वर में ट्रांजैक्शंस को चेंज करने की हिम्मत रखता हो, तो उसके लिए भी ये काम करना डिफिकल्ट हो जाए। इसके लिए उन्होंने सोचा कि हर एक ट्रांजैक्शन को अपडेट करने के लिए कुछ टाइम वेस्ट करवाया जाए जब भी ट्रांजैक्शन अपडेट होगी। इसीलिए उन्होंने आइडिया दिया कि जो भी इंसान इन ट्रांजैक्शन को अपडेट करने के लिए पजल को सॉल्व करेगा उसे बदले में छोटी सी फीस दी जाएगी और वो पजल सॉल्व करने के बाद ही ट्रांजैक्शन अपडेट होगी। और इन लोगों को हम माइनर्स बोलते हैं। माइनर्स वो लोग हैं जो कंप्यूटर को ऑन करके इन पजल्स को सॉल्व करते हैं। एक्चुअली पजल्स माइनर्स को नहीं बल्कि कंप्यूटर को ही सॉल्व करनी है, और ये माइनिंग हम भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास काफी सारी वेबसाइट्स या सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे कि स्लश पूल, नाइस हैश, ऑसम माइनर एक्सेट्रा। तो एक बार जल्दी से शॉर्ट में हम ये सब दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि वैल्यू एक्सचेंज एक सामान के बदले दूसरा सामान देने से होती थी, जैसे कि एप्पल के बदले राइस, और फिर सिस्टम चेंज हुआ और गोल्ड और प्रीशियस मेटल के बदले सामान मिलने लग गया। अगेन इंप्रूवमेंट्स हुई और फिर लोग गोल्ड बैंक में डिपॉजिट करके करेंसी नोट्स लेके सामान लेने लगे। उसके बाद प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड और डॉलर का बॉन्ड तोड़ दिया और गवर्नमेंट को पावर मिल गई कि वो जितने चाहे उतने नोट छाप सकती है या बंद कर सकती है। उसके बाद सतोशी नाकामोटो आए और उन्होंने बिटकॉइन लॉन्च किया, जिसमें करेंसी सिर्फ एक बैंक में नहीं बल्कि इंटरनेट की तरह बहुत से सर्वर्स में मेंटेन की जाएगी, जिसे कोई भी देख सकेगा। लेकिन कौन ट्रांसफर कर रहा है ये हमें नहीं पता चलेगा। जो लोग इन ट्रांसफर में पजल को सॉल्व करने के लिए अपने कंप्यूटर्स यूज करेंगे वो माइनर्स हैं, और जिसके लिए उन्हें छोटी सी फीस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस ट्रांजैक्शन की बात करें तो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए सेंडर को 0.0001900 BTC यानी बिटकॉइन मिले हैं, जो कि माइनर्स की फीस है। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब पहली बार बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तो किसी को बिटकॉइन पर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए एक बिटकॉइन की वैल्यू एक पेनी से भी कम थी। इसलिए हेनेसिस नाम के आदमी ने 2 पिज्जा खरीदने के लिए
पिज्जा वाले को 10,000 बिटकॉइंस दिए थे, जिसकी आज वैल्यू 4200 करोड़ रुपए है। काश आप वो पिज्जा वाले होते। एनीवेज, ऑन अ सीरियस नोट, इस करेंसी का ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ही वोलेटाइल है। हमें नहीं पता अगर आज हम इस करेंसी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 करोड़ बन जाएगा या फिर 0 बन जाएगा। लेकिन ये भी ट्रू है कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता यही फ्यूचर हो। चाइनीज गवर्नमेंट और इलॉन मस्क जैसे लोग तो समझते हैं कि यस, दिस कैन बी द फ्यूचर। तो अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जो आपको पता है कि आप लूज कर सकते हो। बाकी बिटकॉइन से रिलेटेड और नॉलेज लेते रहें। अगेन, अभी एक बिटकॉइन की वैल्यू करीबन 42 लाख रुपए के करीब है, लेकिन कॉइनस्विच कुबेर की मदद से हम 100 रुपए का भी बिटकॉइन खरीद सकते हैं। अगर हम ये एप्लीकेशन किसी के साथ शेयर करते हैं तो हमें 50 रुपए का बिटकॉइन भी मिलेगा। कॉइनस्विच कुबेर एक ट्रस्टेड कंपनी है जिसमें 100 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है, जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनके मिलियंस ऑफ ऑनबोर्ड यूजर हैं और 11 महीने में ही 4 मिलियन यूजर कॉइनस्विच कुबेर को ज्वाइन कर चुके हैं। कॉइनस्विच कुबेर में पेपरलेस केवाईसी प्रोसेस है और हमें अपने आधार और पैन कार्ड की सिर्फ पिक्चर्स अपलोड करनी है। अगर हमें कोई भी डाउट है तो हम इनके कस्टमर केयर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर सक्सेसफुल लोगों की 140 से ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन के लास्ट रो में जाओ, वहां पर 21 डेज चैलेंज है जिसमें 21 फ्री बुक समरीज अवेलेबल है। हर रोज सिर्फ एक समरी सुनो एंड बिलीव मी, आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे हो जाओगे। तो अगर आप भी इस नॉलेज की दुनिया में पीछे नहीं रहना चाहते और अपने जीतने के चांसेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।